हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 2 में डेमोक्रेसी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो इससे पहले जो लेक्चर आई थी वो डेमोक्रेसी पे थी, तो उसमें 2.1 हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे जो 2.2 कवर करता है, और इसको दो पार्ट में कवर किया गया है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था, तो इस कारण से इसको दो पार्ट में मैंने इसको बांट दिया है। ठीक है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक और पार्ट आएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन का भी हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले लेक्चर मतलब अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2.2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो है डेमोक्रेटिक मॉडर्न डेमोक्रेटिक बेसिकली इसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्वेट हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, जिसमें हम लोग एथेंस के बारे में पढ़े, यानी डेमोक्रेसी का वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, और एथेंस के बारे में, उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पढ़े। ठीक है, उनका जो पार्टिसिपेशन था, जो इम्प्रेशन डाला गया था डेमोक्रेसी पे, उसके बारे में हम लोग देखे। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी। अगर हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं, मॉडर्न एक इंडिविजुअल एक मॉडर्न स्टेट में एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुका है किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए, मॉडर्निटी के लिए। आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है अगर उस स्टेट में, तो आप कह सकते हो कि वो स्टेट मॉडर्न नहीं है। ठीक है, आप एक कैरेक्टरिस्टिक मान के चल रहे हो डेमोक्रेसी को। ठीक है, अभी के समय में आगे है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनेट प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आइडियोलॉजी भी ऐड होती है इसमें, सोशल चेंजेस आपको इंक्लूड मिलेगा, इकोनॉमिक चेंजेस मिलेगा, आइडियोलॉजी का चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स चेंजेस प्रोसेस है। जैसे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़े कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हो, जिसमें आइडियोलॉजिकल थ्योरीज भी मिलेंगे, सोशल सोसाइटी के बारे में बात होती है, इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात होती है। इसी तरह डेमोक्रेसी का भी यही है, एक तरह से आइडियोलॉजिकल चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, सोशल पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इकोनॉमिकल चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ पे इसमें भी बात होती है। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रिटेन दिस चेंज स्टार्टेड एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जो आइडियोलॉजी का चेंज था, सोशल चेंज था, इकोनॉमिक चेंज था, वो एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया हमारा ब्रिटेन में मिड 18th सेंचुरी में। ठीक है, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो ये चेंजेस के बदौलत। ठीक है, यानी इकोनॉमिक चेंज हुआ या आइडियोलॉजिकल चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। तो आप लोग कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक बेस पॉइंट मान सकते हो कि जहां से हमारा डेमोक्रेटिक आइडियाज का, यानी मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इन फ्रांस एंड अमेरिका डेमोक्रेसी वाज लॉन्च्ड बाय द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेम ईयर 18th सेंचुरी। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि फ्रांस और अमेरिका में जो था वो एक रिवॉल्यूशन के थ्रू आया। ठीक है, फ्रांस और अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन के थ्रू आया लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, यानी डेमोक्रेसी जो है वो लॉन्च हुआ एक रिवॉल्यूशन के थ्रू लास्ट क्वार्टर, मतलब 18th सेंचुरी में ही लास्ट पार्ट में हमारा जो है डेमोक्रेसी का लॉन्च हुआ फ्रांस और अमेरिका में। अब हम लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ तीन कंट्री के बारे में हम लोग को बताया गया, ब्रिटेन के बारे में बताया गया है, फ्रांस के बारे में बताया गया है, और अमेरिका के बारे में बताया गया है। तो हम लोग बेसिकली फ्रांस के बारे में भी पढ़ेंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, और ब्रिटेन के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी थ्रू दिस कंट्रीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए। मतलब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे ब्रिटेन का, फ्रांस का और यूएसए का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन 17th सेंचुरी। मतलब ब्रिटेन को एक फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 17th सेंचुरी में। उसके बाद ब्रिटेन जो है फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हम देखने लगे ब्रिटेन को। ठीक है, और रॉयल पावर वॉज ब्रॉट टू एन इंड एंड पावर वेयर ट्रांसफर्ड
फ्रॉम क्राउन टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें जो है कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था, एक पीसफुल रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें क्राउन का जो पावर था वो ट्रांसफर कर दिया गया था टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, ठीक है। और वहाँ पार्लियामेंट के दो हाउस बने, जिसका नाम था, एक हाउस ऑफ द कॉमन्स था और एक हाउस ऑफ द लॉर्ड्स थे, ठीक है। इन विच हाउस ऑफ द कॉमन्स वेर इलेक्टेड चैम्बर। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बने थे, उसमें हाउस ऑफ द कॉमन्स जो थे वो इलेक्टेड चैम्बर था, ठीक है। यानी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका था। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ वी कैन से दैट वेयर देयर वे इलेक्शन प्रोसेस, मतलब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, ठीक है। बट इलेक्शन प्रोसेस वाज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टी होल्डर, एरिस्टोक्रेसी एंड बुर्जुआस। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, यानी इलेक्शन में यानी वोट देने का अधिकार आप जो कह सकते हो, इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होने का जो अधिकार था वो सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर को था, एरिस्टोक्रेसी को था और बुर्जुआस को था। एलाइट क्लास का बेसिकली आप कह सकते हो कि इन्वॉल्वमेंट था इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। पावर वेयर रोटेटिंग अराउंड एलाइट्स क्लास, ठीक है। एलाइट मतलब एलाइट क्लास के अराउंड जो ही पावर जो है रोटेट होता था। इन 1832 रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटेन। मतलब 1832 में एक रिफॉर्म एक्ट पास हुआ जिसमें गेव रिप्रेजेंटेशन राइट टू सिटीज। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1832 में जो है एक रिफॉर्म एक्ट पास हुआ ब्रिटेन में, जिसमें गेव रिप्रेजेंटेशन राइट टू सिटीज, यानी सिटीज को एक रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि वहाँ सिटी जो थे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं थे, यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था सिटीज को। सिटीज को एक नाम मिला, रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है। गेव राइट to vote to small landowners, tenants, farmers, shopkeepers and householders who paid rent 10 euros or more। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1832 में जो हमारा ये रिफॉर्म हुआ था ब्रिटेन में, तो उसके बाद राइट मिला, वोट देने का राइट मिला, जो किसको किसको मिला, स्मॉल लैंड ओनर्स को मिला, टेनेंट्स को मिला, फार्मर्स को मिला, शॉपकीपर्स को मिला, हाउस होल्डर्स को मिला। लेकिन एक कंडीशन था कि 10 यूरोज और मोर जो रेंट पे करते हैं, यानी जो टैक्स देते हैं स्टेट को, वो ही सिर्फ वोट दे सकते हैं। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि जो रिप्रेजेंटेशन था इलेक्शन प्रोसेस में, वहाँ भी लिमिटेशन था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन टू मिडिल क्लास, रिप्रेजेंटेशन मिला मिडिल क्लास को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन एक लिमिट था, ठीक है। यानी आप जो कह सकते हो कि 1% 1 वोट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो था वो अचीव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। जिस तरह अभी के सिचुएशन में आप देखते हो, अगर इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को आप कंपेयर कर सकते हो, यानी उस समय के 1832 के रिफॉर्म एक्ट को अगर आप कंपेयर करो, तो जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था वो अचीव नहीं हो रहा था, यानी 1% 1 वोट का जो क्राइटेरिया है वो अचीव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। राइज ऑफ वर्किंग क्लास लेड टू द मूवमेंट, यानी अगर वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रहा था, तो वर्किंग क्लास यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो वर्किंग क्लास भी बन के उभर कर आए, तो उनका रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिफॉर्म वेयर मेड, रिफॉर्म किया गया, यानी अगर वर्किंग क्लास मूवमेंट हुआ तो रिफॉर्म भी होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ मूवमेंट होता है तो कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म होता है। आप ब्रिटिश का एग्जांपल ले सकते हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब भी रिवोल्यूशन हुआ है कुछ ना कुछ रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। अगर आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो, ठीक है। इन 1929 वुमेन सिक्योर द राइट टू वोट। मतलब आप कह सकते हो कि 1832 में भी वुमेन को आपको अधिकार नहीं मिला था वोट देने का, लेकिन 1929 में वुमेन को राइट मिला वोट देने का। लेकिन इसमें भी कंडीशन जो हमारा अभी भी वो लागू था, यानी 10 यूरोज, जो ये 10 यूरोज का जो टैक्स पेयर थे, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अभी भी हमारा जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा था। वुमेन जो है 10 यूरोज जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको ही वोट देने का अधिकार था, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज फुल्ली अचीव्ड इन 1948, दैट इज 1 पर्सन 1 वोट। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप देख सकते हो कि 1948 में आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो था वो अचीव हुआ था, यानी 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट था वो अचीव हुआ 1948 में जाके, ठीक है। और डेमोक्रेसी वाज अचीव्ड थ्रू पीसफुल वे इन फर्स्ट प्लेस। मतलब अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो एक तरह से एक डेमोक्रेसी जो था वो अचीव हुआ था, एक पीसफुल वे था, धीरे धीरे, यानी एक प्रोसेस वाइज चला और पीसफुली अचीव हुआ डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी आप इसमें रेवोल्यूशन यानी फिर या फिर मास रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा बहुत कम देखने के लिए मिला, ठीक है। यानी एक वर्किंग क्लास का ही आपको मूवमेंट देखने के लिए मिला। बाकी जो था, जो डेमोक्रेसी जो अचीव हुआ था वो एक पीसफुल वे में अचीव हुआ ब्रिटेन के केस में। अब आगे के कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि वहाँ कैसे डेमोक्रेसी अचीव हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम लोग देखेंगे फ्रांस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इट वॉज द इनाग्रेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जाम्पल थ्रू स्ट्रगल।
मतलब हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन में जो था एक पीसफुल रिवोल्यूशन हुआ था, पीसफुल वे में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ था। बट फ्रांस के केस में ऐसा नहीं था, वो रेडिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अचीव हुआ था वहाँ, यानी स्ट्रगल के थ्रू हमारा डेमोक्रेसी अचीव हुआ था फ्रांस में, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ 1789 कॉमनली नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग कॉमनली कहते हैं, जो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से समझना है और अच्छे से जानना है तो हमारा 9th क्लास का हिस्ट्री का आपको हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा 9th क्लास के सेक्शन में, प्लेलिस्ट में। तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हो, वहाँ भी देख सकते हो कि हमारा जो डेमोक्रेसी फ्रांस में कैसे किस तरह से अचीव हुआ था, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर सकते हैं कि लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी जो टर्म थे वो बहुत ही पॉपुलर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, यानी जो कॉन्सेप्ट था लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी का, एक तरह से वहाँ वहाँ जो यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन होने लगा इस टर्म का, ठीक है। ऑल्सो गेव एम्फेसिस ऑन सोवर्निटी, यानी सोवर्निटी का भी एक कॉन्सेप्ट उभर कर आया, यानी स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट उभर कर आया, एक बाउंड्री का कॉन्सेप्ट उभर कर आया, यानी हम अपने स्टेट में यानी हम अपने कंट्री में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट यानी सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट आपको उभर कर आया, ठीक है। और सोवर्निटी के बारे में आपको इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है, यानी अभी कवर नहीं हुआ है, यानी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो बाद में। अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा बहुत सोवर्निटी के बारे में डिस्कस किए हैं, आईआर का टॉपिक, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन वर एस्टैब्लिश, मतलब हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कि सिटीजन का राइट को एस्टैब्लिश किया गया, और सिटीजन यानी मैन का राइट को एस्टैब्लिश किया गया, यानी यानी सिटीजन का दर्जा देने की कोशिश की गई, यानी वोट यानी आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के थ्रू, डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू सिटीजन का दर्जा देने का कोशिश किया गया मैन को, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पर्सनल लिबर्टी पे एम्फेसिस होने लगे, यानी एम्फेसिस देने लगे गवर्नमेंट, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि पर्सनल लिबर्टी की बात होने लगी, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात होने लगी, रिलीजन यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होने लगी, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी की बात हुई, पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। रिवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1791, ठीक है, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो एस्टैब्लिश हुआ 1791 में फ्रांस में, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रावधान था वो देख लेते हैं। यूनिवर्सल मेल सफरेज इंट्रोड्यूस, मतलब जो मेल है उन्हीं को सिर्फ अधिकार था, यानी यूनिवर्सल मेल सफरेज का टर्म यूज हुआ है कि जो मेल है यानी वुमेन को एक्सक्लूड किया गया और मेल को इंक्लूड किया गया वोट देने के अधिकार के प्रोसेस में, यानी इलेक्शन प्रोसेस में आप कह सकते हो कि मेल को ही इंक्लूड किया गया था, ठीक है। प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर वोट, यानी प्रॉपर्टी चाहिए था वोट देने का अधिकार पाने के लिए, ठीक है। जिस तरह ब्रिटेन में हम लोग देखें कि प्रॉपर्टी चाहिए वोट देने के लिए, उसी तरह फ्रांस में भी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो था इलेक्शन प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड, यानी वुमेन को एक्सक्लूड किया गया। डोमेस्टिक सर्वेंट वेयर एक्सक्लूडेड, डोमेस्टिक सर्वेंट को एक्सक्लूड किया गया था। एक्सक्लूडेड वेगेंट्स, ए पर्सन हु हैव नो होम नो जॉब, बेगर्स, यानी आप कह सकते हो कि वेगेंट्स को जिसके पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया गया, यानी जिनके पास बेसिकली आप कह सकते हो कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कुछ भी उनके पास अपना पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में कुछ नहीं है, वो एक्सक्लूड किए गए, ठीक है, वोट देने के अधिकार से, यानी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के प्रोसेस से, ठीक है, उनको एक्सक्लूड किया गया। इन 1791 4 मिलियन मेल सिटीजन्स वॉन द राइट टू वोट, यानी आप कह सकते हो कि 1791 में आप 40 लाख सिटीजन को अधिकार मिला था वोट देने का, ठीक है। लेकिन जब प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ाया गया आफ्टर 4 ईयर 1795 प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट टू वोट वेर इंक्रीज्ड, मतलब 1795 में आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट था जिस तरह ब्रिटेन में था 10 यूरोस, इसी तरह यहाँ भी कुछ लिमिट था, उसको जब बढ़ाया गया तो वो जो यानी सिटीजन जो वोट देने का अधिकार था वो घटकर 10 लाख तक आ गया, यानी वोट काउंट केम डाउन टू 10 लाख टैक्स पेयर्स, मतलब आप कह सकते हो कि 4 साल बाद जब रिफॉर्म किया गया यानी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट और बढ़ाया गया तो 40 लाख से 10 लाख वोट काउंट यानी वोट यानी आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट बनाने के, आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में बस 10 लाख लोग इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है, यानी 40 लाख से वो 10 लाख घटकर हो गया, ठीक है। आगे है यूनिवर्सल मेल सफरेज वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द
आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 यानी यूनिवर्सल मेल सफरेज। यहाँ भी आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो खत्म किया गया 1848 में, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट जो था वो खत्म किया गया था, लेकिन महिलाओं को अभी भी अधिकार नहीं मिला था, यानी मेल सफरेज इंट्रोड्यूस किया गया। यानी हर पुरुष जो है वो वोट देने के लिए यानी वोट देने का अधिकार है हर पुरुष को, लेकिन महिलाओं को एक्सक्लूड किया गया 1848 तक, ठीक है। यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 व्हेन वुमेन वन द राइट टू वोट। यानी आप कह सकते हो कि फ्रांस में भी आपको देखने के लिए मिला कि 1946 में जाके आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है आपका 1946 में इंट्रोड्यूस हुआ। यानी हर किसी को यानी वन पर्सन वन वोट का जो सिस्टम है वो वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो आपको देखने के लिए बेसिकली मिला कि ब्रिटेन के केस में भी किस तरह से ग्रेजुअल जो है हमारा डेमोक्रेसी को अचीव, यानी ग्रेजुअल जो है यूनिवर्सल एडल्ट यानी हर कोई इंक्लूड हो सकता है इलेक्शन के प्रोसेस में, किस तरह अचीव हुआ। और अब फ्रांस में भी आप लोग को देखने के लिए मिला कि एक पार्ट वाइज शुरू हुआ, यानी धीरे धीरे वुमेन तक को, यानी हर सबसे लास्ट में आप हर जगह आप देखने के लिए मिला होगा कि अभी तक में यानी ब्रिटेन में भी देखे और फ्रांस में भी देखे कि सबसे लास्ट में वुमेन को अधिकार मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, ठीक है। सिविल वॉर इन अमेरिका वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाइट मैन। यानी जो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में वो व्हाइट मैन तक ही सीमित था, ठीक है। उसमें उसके बाद सिविल वॉर के बाद जो है थोड़ा बहुत वुमेन के बारे में भी बात होने लगी। इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन। अब इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंचाइजमेंट का पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। गिविंग राइट टू वोट टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल इन इलेक्शन। यानी ये टर्म जो आपको इन्फ्रेंचाइजमेंट आपको इग्नू के बुक में यूज हुआ है, तो अच्छा टर्म है ये। साउथ अफ्रीका में इससे रिलेटेड भी, वुमेन से रिलेटेड भी आपको एक बिल पास हुआ था, ठीक है, जिसका 1930 में पास हुआ था साउथ अफ्रीका में, जो वुमेन्स इन्फ्रेंचाइजमेंट एक्ट 1930 बोला जाता है, ठीक है। तो इन्फ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप या किसी भी ग्रुप ऑफ यानी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को इलेक्शन के प्रोसेस में यानी वोट देने का अधिकार देना, गिविंग राइट यानी अधिकार देने के प्रोसेस को कहा जाता है इन्फ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। तो वुमेन के बारे में भी बात हुआ, वुमेन को वोट देने के बारे में भी बात हुई, ठीक है। इंडिजीनियस एंड ब्लैक डजेंट हैव राइट टू वोट। मतलब आप कह सकते हो कि जब अमेरिका में ये सब बात चल रही थी तो इंडिजीनियस एंड ब्लैक पीपल को जो था वो वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 यानी इंडिपेंडेंस जो है अमेरिका में 1776 में डिक्लेयर हुआ, ठीक है। लीगल क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी 1776 में अमेरिका जो था यूनाइट हुआ था। जो लीगल क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो 1776 में हुआ था, ठीक है। डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश यानी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद, ठीक है। लीगल क्रिएशन के बाद 1776 के बाद जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। स्लेवरी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस अंटिल द मिड 19th सेंचुरी यानी स्लेवरी जो है वहाँ स्लेवरी बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है। तो मिड 19th सेंचुरी तक जो है स्लेवरी कंटिन्यू हुआ, यानी आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गया 1776 में, लेकिन स्लेवरी जो है हमारा मिड 19th सेंचुरी तक प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप कह सकते हो कि नहीं था, ठीक है। यानी एक ग्रेजुअल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ यानी एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा जा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। आगे हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन एस्टैब्लिश द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो था वो एस्टैब्लिश किया मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को। अब 1775 से 1783 तक जो है हमारा जो अमेरिका में जो था मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ, अच्छे से स्टैब्लिश जो आप कह सकते हो कि 1775 से शुरू हुआ डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट और 1783 तक जो था वो डेमोक्रेसी जो था अच्छे से स्टैब्लिश हो पाया अमेरिका में। स्लेवरी वॉज एबॉलिश। स्लेवरी जो था एबॉलिश किया गया अमेरिका में। स्लेवरी प्रिवेल था पहले, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद उसको एबॉलिश किया, यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका किया गया। यानी जिस तरह से हमारा देश भी आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे स्टेट्स में बटे हुए थे, तो उनको एक यूनिफाई किया गया, यूनिफाइड इंडिया बनाया गया, एक इंडिया। तो उसी तरह से आप कह सकते हो कि अमेरिका का भी यूनिफिकेशन हुआ था। तो सिटीजन्स एटलीस्ट नेशनली इक्वल, मतलब आप कह सकते हो कि सिटीजन जो थे एटलीस्ट नेशनली इक्वल बनाया गया, यानी सिटीजन को इक्वलिटी का दर्जा गया कि हर स्टेट के सिटीजन इक्वल हुए। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यानी पावर को सेपरेट किया गया, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटर में, जुडिशरी में। पावर वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आगे हमारा पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लेवलर्स, जॉन लॉक, टॉम पेनी एंड डॉक्यूमेंट्स लाइक द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन
1789 and American Declaration of Independence exercise the important ideas and principle of democracy in modern world। मतलब हम लोग कहने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी चीज़ हम लोग पढ़े, ब्रिटेन के बारे में पढ़े, फ्रांस के बारे में पढ़े, यूएसए के बारे में पढ़े, और कुछ कुछ थिंकर्स है जो आपके बुक में दिया गया है, इग्नू के बुक में, लेवलर्स के बारे में, जॉन लॉक के बारे में, टेम पेनी के बारे में। तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको देखने के लिए मिला कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है कैरेक्टरिस्टिक बन गया हमारा मॉडर्न वर्ल्ड का। यानी हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक बनता चला गया हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का, मॉडर्निटी का जो है कैरेक्टरिस्टिक बन गया डेमोक्रेसी। आगे हमारा दिस राइटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरलिज्म। मतलब हम लोग कहने यहाँ लिंकअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म किस तरह से लिंकअप है, ठीक है। और इनके जो राइटिंग्स है वो लिबरलिज्म को भी इम्फेसिस दिया गया इनके राइटिंग्स में, यानी जो लेवलर्स है, जॉन लॉक है और टॉम पेनी है, लिबरलिज्म का किस तरह से डेमोक्रेसी के साथ रिलेशन है उसके बारे में बताया गया उनके राइटिंग्स में, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी गेव स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी का जो थ्योरी है, यानी जब जिस तरह डेमोक्रेसी स्टार्ट होता है तो वो लिबर्टी पे भी ज़्यादा, यानी एम्फेसिस किस पे ज़्यादा देता है, लिबर्टी पे, यानी इंडिविजुअल के फ्रीडम पे ज़्यादा इम्फेसिस देता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ राइट। मतलब आप कह सकते हो कि लिबर्टी पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया डेमोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। यानी इंडिविजुअल के राइट को ज़्यादा प्रिवेल कह सकते हो कि प्रिवेल किया गया इंडिविजुअल के राइट को, यानी इंडिविजुअल के फ्रीडम को किस तरह से बढ़ाया गया, यानी इंडिविजुअल का फ्रीडम नहीं था। हम आप कह सकते हो कि पहले डेमोक्रेटिक आइडियाज़ यानी जो जनरेट हुए थे उसमें इंडिविजुअल का फ्रीडम नहीं था। एथेंस के आप ले लो तो इंडिविजुअल का जो राइट नहीं था, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जनरेट हुआ, ठीक है। वी कैन से दैट लिबर्टी वाज सेपरेटेड स्प्रेडिंग मोर देन इक्वालिटी। अब हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि लिबर्टी जो है वो इक्वालिटी से ज़्यादा प्रिवेल हो रहा था, यानी लिबर्टी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था इक्वालिटी से। तो हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो था एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। यानी डेमोक्रेसी को क्यों लाया गया, ताकि हर इंसान जो है, हर इंडिविजुअल जो है इक्वल हो सके, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट हो सके, यानी हर एक इंसान इक्वल हो सके। लेकिन आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के साथ साथ लिबर्टी भी इंप्रूव हुआ, यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी इंप्रूव हुआ, यानी प्रिवेल हुआ। या लिबर्टी के साथ कह सकते हो कि इंडिविजुअल को राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार मिला। तो अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी है, और मैंने ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअल के पास राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बस जो बुक में लिखा हुआ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी जो यानी लिबर्टी जनरेट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जनरेट हुआ। अगर डेमोक्रेसी अभी के समय में देख सकते हो कि आप एलाइड क्लास बहुत कम, 10% आप एलाइड क्लास देखोगे, बाकी जो है आप जो पुअर हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, तो आप उसके बारे में पर्सपेक्टिव में सोचो तो इक्वलिटी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, यानी इक्वल नहीं है, ठीक है। लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्रिवेल हो गया इक्वलिटी पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो था लिबर्टी जो है वो प्रिवेल होता चला गया इक्वलिटी पे, यानी इक्वलिटी जो है लिबर्टी ज़्यादा स्प्रेड होने लगा इक्वालिटी से, ठीक। आगे मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 में। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें हमारे चैनल पे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें ताकि आपको नए नए चीज़, जैसे IR का भी शुरू हो चुका है हमारा लेक्चर, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।